हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में। आज से हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो बिहार जीविका भर्ती 2025 का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिन्होंने भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और आज से हम जो क्या है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के सब्जेक्ट नॉलेज से जो है MCQs प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वे इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। जो प्राचीन भारतीय समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, यानी मेन पिलर क्या था। तो जन्म था, व्यवसाय था, धर्म था, संपत्ति था, ठीक है। तो जिसका राइट जवाब होगा, जो वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन समय में वो व्यवसाय के आधार पर तय होती थी, ठीक है। ऋग वैदिक काल और वैदिक काल में जो व्यवसाय था, ऋग वैदिक काल तक जो व्यवसाय था, वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय के आधार पर, यानी आप जो काम करेंगे आप उस वर्ण से संबंधित होंगे। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक का काम करता है, भले वो किसी जाति का हो, तो वो उसी के व्यवसाय से उसका जो वर्ण है वो तय होता था, ठीक है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे, जैसे ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर ऋग वैदिक काल में ये प्रथा क्या हो गई, जन्म के आधार पर हो गई, ठीक है। तो प्राचीन समय में किस पे था, तो व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सबसे प्रमुख आधार क्या है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो शिक्षा का स्तर है, जाति है, व्यक्तिगत उपलब्धि है, राजनीति या राजनीतिक शक्ति है, ठीक है। तो जो इसका राइट जवाब होगा, सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रमुख आधार क्या है, तो वो है जाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा दूसरे का। जाति जो है भारतीय ग्रामीण समाज में स्तरीकरण का सबसे प्रमुख साधन है। आप किस जाति के हैं इससे आपकी सामाजिक स्थिति तय होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में जाति पंचायत का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ग्रामीण भारत में जो जातिगत पंचायतें होती हैं उनका मुख्य आधार क्या है, मुख्य कार्य क्या है, वर्क क्या है उनका। तो पहला है जाति के सदस्यों को वित्तीय ऋण प्रदान करना, यहाँ पे दूसरा आ गया बाहरी लोगों से गांव की रक्षा करना। तीसरा है ग्राम स्तरीय सरकारी नीतियों को लागू करना। और चौथा है अपने सदस्यों के बीच सामाजिक नियमों और परंपराओं को लागू करना, ठीक है। तो जो जाति पंचायत है उनका मुख्य कार्य क्या है, तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने सदस्यों के बीच सामाजिक नियमों और परंपराओं को लागू करना। यानी ये जो होती है ना, खाप पंचायत, आपने एक सुना होगा, खाप पंचायत आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जिसे जातिगत पंचायत में सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, ठीक है, वो अपनी जाति को उसकी अलग पंचायत होगी, ठीक है, जो उसकी जाति होगी उसका पंचायत होगा, उसमें उसी के जाति के नियम वगैरह होते हैं, ठीक है। अपने सदस्यों के बीच सामाजिक नियमों और परंपराओं को लागू करना। जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो उसकी जातिगत पंचायत ब्राह्मण जाति पंचायत आएगी, ठीक है। शूद्र है तो शूद्र आएगी, ठीक है। तो जिस कास्ट से, यानी कास्ट वाली पंचायत होती है, ठीक है, जिसमें उसी के कास्ट वाले व्यक्ति उसका न्याय करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय गांव की जनसांख्यिकीय विशेषताओं में से कौन सी एक आम विशेषता है, ठीक है। डेमोग्राफिकल फीचर्स पूछ रहा है, जिसमें कौन सी एक आम विशेषता है भारतीय गांव की। तो कम जन्म दर है या उच्च साक्षरता दर है, कम जनसंख्या घनत्व है या कृषि पर निर्भरता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनसांख्यिकीय विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जनसांख्यिकीय विशेषता पूछ रहा है तो क्या होगा, तो कम जनसंख्या घनत्व इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास का एक प्रमुख पुल यानी कारक कौन सा, मेन जो है कारक क्या है। भारत में जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर प्रवास करने का एक मुख्य जो मेन कारक है वो क्या है। तो पहला है कृषि की उत्पादकता में कमी, दूसरा है शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर, तीसरा है बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं, और चौथा है सामाजिक और पारिवारिक तनाव। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण जो है शहरी प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है, तो वो है शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर। गांव में शहरों में क्या होता है ना, गांव की अपेक्षा बेहतर शिक्षा मिलती है, रोजगार, और वहाँ पे रोजगार के साधन भी होते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छी शिक्षा होती है, अच्छा स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल्स वगैरह या सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे मिलती हैं। तो इसका राइट जवाब बी था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में किस जनसांख्यिकीय बदलाव की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछ रहा है जनसांख्यिकीय बदलाव की संभावना बनी रहती है। तो पहला है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि, अगला है वृद्ध आबादी में वृद्धि, दूसरा है असंगठित बस्तियों यानी स्लम का विकास, और चौथा है साक्षरता दर में कमी। तो कह रहा है कि भारत में जो ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण शहरों में किस जनसांख्यिकीय बदलाव की संभावना होती है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, असंगठित बस्तियों का विकास होता है यानी स्लम्स का निर्माण होता है। आपको पता है कि जब यहाँ से गाँव से लोग शहरों में उठ के जाते हैं तो उनके पास इतना पैसा या इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि वो अच्छा मकान ले सके यानी अच्छा रहने के ठिकाना अच्छा ले सके। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, वहाँ पे शहरों में क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं यानी स्लम्स, जिससे क्या होता है स्लम्स का विकास होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या गाँव से शहरों की ओर पलायन करती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ग्रामीण भारत में सामाजिक गतिशीलता का कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है। ध्यान रखना है कि आधुनिक ग्रामीण भारत में सामाजिक सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है। पहला है जन्म के आधार पर जाति की सदस्यता के निर्धारण, दूसरा है एक व्यक्ति का पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ना, तीसरा है किसी भी स्थिति में अपनी जाति के भीतर ही विवाह करना, और चौथा है जाति पंचायतों की शक्ति में वृद्धि। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, एक व्यक्ति का पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ना इसका राइट जवाब होगा। सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि आगे बढ़ना, यानी जो पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़कर आगे बढ़ना सामाजिक गतिशीलता होती है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति अपनी पारंपरिक यानी कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका परिवार जो है वो जूते बनाने का काम करता था, ठीक है, जिसे चमार कहते थे हम लोग। ठीक है, पहले ज़माने में जिसे चमार बोला जाता था, वो क्या करते थे, जूते या बहुत ही निम्न किस्म का काम करते थे। तो अब क्या है ना, वो जो व्यक्ति है या उसका जो बच्चा है वो अब उस काम को नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि तो सामाजिक गतिशीलता में वो क्या करेगा कि अपने वो जो व्यवसाय है वो उससे छोड़कर वो कोई और काम कर सकता है। जैसे अगर वो स्किल्ड है या वो एजुकेटेड है तो अपना जॉब कर सकता है या कोई भी काम वो कर सकता है। यानी सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि जो परंपरागत व्यवसाय था या परंपरागत जो चीज़ें थी उसको छोड़कर नए को अपना लेना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि स्वामित्व का भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि भूमि स्वामित्व का भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक स्तरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है इसका सामाजिक स्तरीकरण से कोई संबंध नहीं है, दूसरा यह सामाजिक स्थिति और शक्ति का एक प्रमुख निर्धारण है, तीसरा है यह केवल आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है और सामाजिक स्थिति को नहीं, और चौथा है इसका संबंध केवल बड़े किसानों से है, छोटे किसानों से नहीं है। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सामाजिक स्थिति और शक्ति का एक प्रमुख निर्धारक है भूमि स्वामित्व। आपके पास पता है कि जो भूमि जिसके पास भूमि ज़्यादा होती है उसे क्या
पहले क्या बोलते थे, ज़मींदार बोलते थे, ठीक है, क्योंकि उसके पास भूमि बहुत ज़्यादा थी। तो जो भूमि अगर जिसके पास ज़्यादा है तो उसकी जो सामाजिक स्थिति है ना, उसके गांव में या आसपास के लोगों में उसकी सामाजिक स्थिति क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो वो यही कह रहा है कि भूमि स्वामित्व यानी भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसकी कंपैरिजन में देखेंगे तो जिसकी 100 एकड़ ज़मीन है उसका जो रुतबा होगा गांव में वो इन 3 व्यक्तियों से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे आएगा तो 10 एकड़ वाला आएगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 वाला आएगा, ठीक है। तो जो स्टेटस होता है, सामाजिक स्टेटस, वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के संदर्भ में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास के संदर्भ में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। पहला रोजगार के अवसर, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है चिकित्सा सहायता और चौथा है विवाह। क्या महिलाएं शहरों में रोजगार के अवसर की तलाश में जाती हैं स्वेच्छा से, या शिक्षा के लिए जाते हैं, या चिकित्सा के लिए जाते हैं, या विवाह के माध्यम से प्रवास करती हैं। तो जो इसका राइट जवाब होगा, महिलाओं के प्रवास का एक मेन कारण होता है विवाह। विवाह के माध्यम से क्या होता है ना, महिलाएं जो है गांव से शहरों की ओर प्रवास कर जाती है, ठीक है। इसमें रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, चिकित्सा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो फैमिली मेम्बर्स भेजते ही नहीं है, ठीक है। उसका विवाह कराएंगे तभी उसको कहीं जाने देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि किस कारक ने भारत में ग्रामीण समाज में पारंपरिक जाति व्यवस्था के प्रभाव को कम करने में योगदान दिया है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने ग्रामीण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम को जो प्रभाव है उसको कम करने में योगदान दिया। तो पहला है कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती से कायम रहना, दूसरा है अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध और सख्त होना, तीसरा है शिक्षा, शहरीकरण और सरकारी नीतियाँ, और चौथा है पारंपरिक पंचायत प्रणाली का पुनरुत्थान, ठीक है। तो जो ये कह रहा है कि जो समाज में जाति व्यवस्था है उसके प्रभाव को सबसे कम करने वाला कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, शिक्षा, शहरीकरण और सरकारी नीतियाँ। जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो ये जाति व्यवस्था की जो रूढ़िगत परंपराएं होती है उसको मानने से इनकार करने लगता है, ठीक है। और शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण में आपको पता है शहरों में एक जगह पे या एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो जाति की जो विशेषताएं या मान्यताएं हैं कि जो उसके रूल्स वगैरह है वहाँ पे फॉलो नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही साथ भारत सरकार संविधान भी जो जाति व्यवस्था के अनुसार जो भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म करने की बात करता है, ठीक है। समानता की बात करता है, छुआछूत पे प्रतिबंध की बात करता है, ठीक है। तो उसके लिए कई अनुच्छेद बनाए गए, अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 18 तक ये समानता की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 40 से लेकर 18 तक जो है 14 से लेकर 18 तक उसमें बात की गई है जाति व्यवस्था यानी छुआछूत यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव की उसमें बात की गई है कि किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने भी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।